नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड में मिथक तोड़कर लगातार दूसरी बार सत्तासीन हुई बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को विभाग दिए जा चुके हैं। धामी सरकार के 8 कैबिनेट मंत्री विभाग मिलते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। विभाग से संबंधित मंत्री अपने अपने विभागों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कह रहे हैं। धामी सरकार के मंत्रियों का सपना है कि वो उत्तराखंड में नए आयाम स्थापित करेंगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि हम सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत करेंगे, विद्यालय शिक्षा को और बेहतर करेंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि उत्तराखंड को पर्यटन का उत्कृष्ट गंतव्य बनाया जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायतों को और मजबूत किया जाएगा। प्रदेश में सड़कों को दुरुस्त करने के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की बात करें तो उनका कहना है कि महकमे में भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कामकाज में पारदर्शिता लाई जाएगी। और इसी के साथ राज्य की एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि राज्य में खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आगे बढ़ाने से अधिक अवसर दिलाना उनकी प्राथमिकता है। वहीं धामी सरकार 100 दिन का रोड मैप तैयार कर आगे बढ़ेगी। धामी सरकार के मंत्री इसी हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं को गति देने के साथ ही वो नई योजनाओं का खाका भी खींचने में जुट गए हैं। मंत्रियों ने कार्यभार संभालते ही समीक्षाओं का दौर भी शुरू कर दिया है। यानी मंत्रियों की तैयारी को देखकर तो यही लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी उत्तराखंड में धामी कैबिनेट एक मजबूत कैबिनेट के रूप में कार्य करेगी। लेकिन कांग्रेस के आरोप खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मंत्रियों पर विभागों का बोझ लाद दिया गया है और 3 मंत्रियों के पद जानबूझकर खाली छोड़े गए। अगर विभागों को मंत्री नहीं मिलेंगे तो उत्तराखंड का नुकसान होगा, इसलिए खाली पड़े मंत्रियों के 3 पद भी सरकार को भरने चाहिए, ये कांग्रेस का कहना है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी विश्वास के सहारे हमने ये चुनाव भारी बहुमत से जीता और हम ये विश्वास, जनता का विश्वास हमेशा अपने ऊपर बनाए रखेंगे। इसीलिए जो हमारे धामी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने पूरी तरीके से कमर कस ली है। साथ ही उनके मंत्रियों ने भी, जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं, उन्होंने भी पूरी तरीके से कमर कस के तैयार हो गए हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड को आगे लेके जाया जाए और भ्रष्टाचार की यहाँ पर कतई जगह नहीं होगी। और जो उत्तराखंड है, यही हमारा सपना है कि उत्तराखंड, जैसा कि मोदी जी का भी सपना है कि उत्तराखंड को हम लोग सबसे खूबसूरत राज्य के तरह जाने। और हम, क्योंकि यहाँ पर 4 धाम हैं और बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए, तो उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग जो है निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए जितने अभी हमारे मंत्री हैं, चाहे वो पर्यटन मंत्री हों, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो बाल विकास मंत्री हो, सब लोगों ने ये प्रण कर लिया है और अपने आप में एक कसम खा ली है कि उत्तराखंड में किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो विकास की धारा है वो बहुत ही तेज़ गति से बढ़ेगी। और जो हमने ये भी कहा है, जो भूमाफियों का जो भूमाफियों ने जो ये बना के रखा हुआ है कि जो भारत सरकार की जो सरकारी ज़मीनें हैं उसको कब्ज़ा करने की, तो उसको भी बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। तो धामी चाचा अपना बुलडोज़र लेके तैयार बैठे हैं, तो योगी जी के तर्ज पर हम यहाँ पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जल्द ही उत्तराखंड का विकास होगा। एक नया उत्तराखंड के रूप में आप लोग उत्तराखंड को देख सकेंगे। नहीं, अभी से बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है मंत्रिमंडल में, क्योंकि कुछ लोगों को ओवरलोड कर दिया है, जरूरत से ज्यादा विभागों का बंटवारा कर दिया है और कुछ लोगों को कम विभाग दिए हैं। ऐसे में कुछ मंत्री ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि हमारे लिए तो करने के लिए कुछ है ही नहीं, और कुछ मंत्री ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि कहां करें और क्या क्या करें। भारी भरकम विभाग प्रेमचंद अग्रवाल को, सतपाल महाराज के पोर्टफोलियो देखिए, क्यों आपने इतना पक्षपात किया? अगर सबके सब कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो ऐसे में आपने कुछ मंत्रियों को ज्यादा पोर्टफोलियो और कुछ को कम क्यों दिया? ऐसे में जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है उत्तराखंड का, वैसे ही 11 मंत्रियों का है और आपने 8 मंत्री बनाकर
3 सीटों को रिक्त छोड़ रखा है, वो किसके लिए छोड़ रखा है? क्या कोई शुभ मुहूर्त निकाल कर वो 3 मंत्री आप घोषित करेंगे? क्योंकि उत्तराखंड खामियाजा भुगतता है। यदि विभागों को मंत्री नहीं मिलता है तो कई निर्णयों पर फैसले नहीं हो पाते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय बिना मंत्री के रहा पिछले 4-4.5 साल तक और हमने खामियाजा भुगता कोरोना काल में। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो विरोधी स्वर हैं या अंतर्द्वंद, अंतरकलह अभी से उसका प्रस्फुटन हो चुका है। अगले 5 साल शायद वही नूरा कुश्ती हमें देखने को मिलेगी जो हमने पिछले 5 साल झेली। चलिए, तो जिस तरीके से उत्तराखंड में विभागों का बंटवारा तो हुआ, कल ही विभागों का बंटवारा हुआ, लेकिन आज ही इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और लगातार अब कांग्रेस का यह आरोप है कि अगर एक मंत्री को 8 से ज्यादा विभाग दिए जा रहे हैं तो वो किस तरीके से तमाम विभागों का काम करेंगे। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सुजाता पॉल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, सत्यवीर चौहान जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ राजीव नयन बहुगुणा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं सत्यवीर जी आप ही के पास आना चाहूंगी। और देखिए, ये बात तो सही है, अगर सतपाल महाराज की बात करें तो सीधे उनको 8 विभाग दिए गए हैं। एक विभाग संभालना मुश्किल हो जाता है, 8 विभागों में किस तरीके से विकास होगा? और उसके बाद 0 भ्रष्टाचार की बात की जा रही है। देखो, विभागों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ है इसका कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी मैं बात करना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमारे मंत्री काम करने की दिशा में बढ़े हैं और जो ये उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जन जन के हृदय में वास करने वाले पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार अपनी जनसभाओं में कहा था कि कॉमन सिविल कोड हम यहाँ पे लाएंगे और पहली हमारी मंत्रिमंडल की जो बैठक होंगी हम उसमें लाएंगे, आपने देखा होगा। और खासकर पत्रकार बंधुओं ने और मीडिया के बंधुओं ने इसकी बहुत सराहना करी है, उत्तराखंड के मूल निवासियों ने यहाँ की बहुत सराहना की है कि जो फैसला इन्होंने कहा था कि पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में करेंगे उसको उन्होंने पूर्ण किया और हमने उसको किया। और मुख्यमंत्री जी ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भाई इसको हम किस प्रकार से उत्तराखंड में लागू करेंगे और क्यों यहाँ के लिए ये जरूरी है। और उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ के जो भी जितने भी सामाजिक संगठन होंगे, जुडिशरी से जुड़े हुए जितने अच्छे लोग होंगे उसमें इसको सम्मिलित किया जाएगा और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसको भौगोलिक दृष्टि से जिस प्रकार से उत्तराखंड की कंडीशन है उसके अनुसार यहाँ लाया जाएगा। हम तो उस दिशा में बढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा अभी जब ये विधानसभा चली तो राज्यपाल महोदय का भी भाषण हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा कि कांग्रेस की किस प्रकार की नीति रही, जिस प्रकार का उनका हमेशा चरित्र रहा है उसी राह पे वो चली है। आपने देखा होगा महामहिम राज्यपाल जब अपना उद्बोधन कर रहे थे तो कांग्रेस किस प्रकार से गलियारे में अकेले हरीश रावत की पुत्री धरना दे रही थी। उन्हें सदन के अंदर आके बैठ के ये देखना चाहिए थी कि महामहिम उत्तराखंड की जो सरकार है, जिसको जनता ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, उनके 5 साल के कार्यों पर मोहर लगाई है कि इन्होंने जन आकांक्षाओं को पिछले 5 साल में पूर्ण किया है और आने वाली 5 साल में भी जिस प्रकार से उन्होंने मैंडेट दिया है और चुनौती भरी राह हमारे लिए है और उस चुनौती के पार पाने में हम पूर्ण होंगे, ये हमें पूरी आशा है। तो आप देखोगे कि इनके पास ना तो नेता प्रतिपक्ष था, ना इनके पास राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुनने का समय था, ना इनके पास भाई ये जब राज्यपाल के भाषण के धन्यवाद करने के लिए जब सदन में थे सब, विपक्ष का कोई भी एक ये बता दीजिए कोई था वहां पर कि जो उसके ऊपर कोई किसी तरह की अगर कोई कमी रह गई हो या धन्यवाद करना चाहे तो कोई नहीं था। तो हमारे तो विभाग के मंत्री जितने ही बने हैं अपने कार्यों में लग चुके हैं और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के बुजुर्गों के लिए 1200 से बढ़ाकर 1400 किए हैं, दिव्यांगों की बढ़ाई है, उस प्रकार से उनको सशक्त करने का कार्य किया है। हम अभी भी मानते हैं कि दूर दराज के पहाड़ों में रह रहे अभी भी वो लोग जिनके लिए भी संसाधन पूर्ण नहीं है उनके लिए 200 रुपए बहुत बड़ी चीज है। तो हम तो भाई उत्तराखंड के आर्थिकी के रूप में आगे बढ़ चुके हैं। अब हम तो विपक्ष से चाहेंगे जल्द से जल्द अपना प्रतिपक्ष का नेता चुने, वह अहम जिम्मेवारी को निभाएं और हमारे साथ सरकार चलाने में जो उनकी आवश्यकता होती है उसका सहयोग करे। मगर हमें लगता नहीं कि इस दृष्टि में आगे बढ़े जिस प्रकार से आज कांग्रेस के अंदर खेमेबाजी देखने को मिल रही है। तो आप ये कुल मिला के देख सकते हो कि हम जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उत्तराखंड आने वाले समय में नए आयाम गढ़ेगा, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे पर्यटन के रूप में, चाहे महिला सशक्तिकरण के रूप में। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा पड़ा है, 4% अधिक पड़ा है। 36 विधानसभाओं में महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट डाला है। 51 विधानसभा ऐसी है जहां पर महिलाओं ने
पुरुषों के बराबर वोट डाला है। तो आप ठीक है। देखोगे उत्तराखंड के इतिहास में आज 22वें साल में एंटर किया गया है, बाल्यावस्था में अपने ठीक आ है गया जॉन है। साहब, लौटूंगी मैं आप आपके पास देखोगे एक बार इस फिर से। उत्तराखंड सुजाता को पॉल जी पहली आपके पास महिला मैं आना अध्यक्ष चाहूंगी। था। मैं आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास। सुजाता पॉल जी, आपका स्टार्टिंग कमेंट। लग रहा है कि इस बार वॉटसएप यूनिवर्सिटी में बहुत लंबा चौड़ा ड्राफ्ट आया है। तो सच्चाई ये है कि ये पिछली बार की सरकार है जो चल रही है, परंतु जिस प्रकार से इन्होंने विभाग बांटे हैं, ऐसे लग रहा है कि इना इनी मीनी माइना मोह करके दे दिया। क्योंकि अगर गणेश जोशी की बात करें तो गणेश जोशी ने क्या कार्य किया था उसका मैं एक एग्जाम्पल बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को देना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा। आपके बीच में बोला मैंने, आपको पता नहीं है कि डिबेट कैसे करनी होती है। मैं आपके पास डिबेट करने का तरीका पता है, मैंने आपके बीच में बोला। ठीक है अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सैनिक कल्याण उनको दिया गया। अब सैनिक कल्याण विभाग के 204 कर्मी आंदोलनरत रहे और गणेश जोशी जी उनसे मुलाकात भी करते हैं, सचिव महोदय से भी हम मुलाकात करते हैं और आश्वासन मिलता है कि 7वां पे कमीशन उन्हें दिया जाएगा। और ये मैं पिछले नवंबर की बात कर रही हूँ महोदय। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होती है और कैबिनेट में इसको पास कर दिया जाता है, मगर सरकार ये दे नहीं पाती और ये पता चलता है कि अभी तो अब आचार संहिता लग गई इसके बाद। मगर जो चीज आपने कैबिनेट में पास करी, आपके मंत्री वो नहीं दिलवा पाए अपने विभाग को, तो आगे वो क्या कार्य करेंगे ये हम देख सकते हैं। आपने अगर कुछ पोर्टफोलियो बांटे होते तो समझ में आता। अब ये बता दीजिए कि पुष्कर सिंह धामी एक तो पूरे देश में घूम रहे हैं इस वक्त, राज्य में कब आएंगे अभी तो वो चुने नहीं गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने पास विभाग रखे हैं तो क्या है न्याय कर पाएंगे उन विभागों के साथ, ये भी सवाल उठता है। महिलाओं से आप बातें कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं आज तमाम पूरे राज्य से महिलाओं के फोन आ रहे हैं। उपनल कर्मियों को आपको 31 मार्च 2022 को निकाल दिया। कई जगह से बागेश्वर से फोन आ रहे, हल्द्वानी से फोन आ रहे, उत्तम सिंह नगर से फोन आ रहे और देहरादून के मेडिकल कॉलेज के मेडिकल हॉस्पिटल के ओपीडी भवन में भी जाकर। ठीक है सुजाता जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। आपकी बात भी पूरी सुनी जाएगी। एक बार फिर से मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्रियों का जिस तरीके से उनको विभागों का बंटवारा किया गया है, उसके बाद किस तरीके से काम किया जा रहा है, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी राजीव जी। जिस तरीके से विभागों का बंटवारा किया गया है, एक अगर सतपाल महाराज की बात करें तो 8 विभाग उनको दिए गए हैं और उसके बाद अगर अन्य की बात करें तो उनको भी 7 से 8 विभाग दिए गए हैं, कईयों को 4-5। इस तरीके से अगर विभागों का बंटवारा होगा तो क्या वाकई कांग्रेस का आरोप सही है कि काम किस तरीके से होगा? पहली बात मैं ये बताऊं कि जो मनुष्य की संख्या प्रतिदिन है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। अगर लेकिन मंत्रियों की संख्या कम रखी गई है कि भविष्य में वो फिर बढ़ाएंगे अपना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इतने बड़े उत्तर प्रदेश में 1973 में जब उत्तराखंड भी उसमें शामिल था, हेमवती नंदन बहुगुणा ने 7 कैबिनेट मंत्रियों से काम चलाया। उनके मंत्रिमंडल में 7 मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री। तो अगर आपकी गाड़ी में मैक्सिमम स्पीड 200 लिखी है तो आप 200 पे किल्ली दबाएगा क्या? इसका मतलब ये थोड़ी है। यहाँ 12 मंत्रियों की अधिकाधिक क्षमता संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप 12 के 12 भर दें और फिर 12-13 बैक डोर से उनको लाल बत्तियां देके फिर आप भरें। तो अगर सही नीयत से, खर्चा बचाने की नीयत से मंत्रियों की तादाद कम रखी गई है तो मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन मुझे पूरी आशंका है कि मंत्रियों की तादाद कम इसलिए रखी गई है कि कुछ नाप जोख करेंगे, आगे फिर कई तरह के चुनाव होने हैं, अभी पंचायतों के चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो इनके नजदीक आते क्या गणित ठीक बैठेगा, इसलिए शायद मंत्रियों की तादाद
कम रखी गई है। अन्यथा मैं ये मानता हूँ कि जैसे हमारे गढ़वाली में कहावत कहते हैं कि भिंडी बरादा मूसा नहीं मारदा, अर्थात ज्यादा बिल्लियां चूहे नहीं मारती हैं। तो जितनी बड़ी आपकी मंत्रियों की तादाद होगी, तो उससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। और जहां तक मंत्रियों को ज्यादा या कम विभाग देने की बात है, तो वो तो उनकी कार्य क्षमता, उनके अनुभव और संतुलन देख के क्या होगा। जब सतपाल महाराज को ज्यादा विभाग दिए तो शायद इसलिए दिए होंगे कि उनका कद भी भारी भरकम है, डील डॉल भी उनका ठीक ठाक है, इसलिए दिए होंगे। तो ये तो उनका आंतरिक मामला है। लेकिन दुख की बात यह है कि अब तक इस प्रदेश में दो पार्टियों ने हुकूमत की है, कांग्रेस और भाजपा। ये रहती है कि किस तरह से वो अपने शक्ति संतुलन साध सके, कैसे अपने ज्यादा लोगों को खुश रख सके। तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि मुझे आशंका है कि निकट भविष्य में फिर से ये स्पीड लिमिट जो मैं उदाहरण दे रहा था कि गाड़ी स्पीड लिमिट मैक्सिमम उसमें 200 दिखाई गई है, तो आप 200 पे गाड़ी अकेले तो आप में ठुकेंगे नहीं, रेस करेंगे। यहाँ उत्तराखंड में ऐसा होता रहा है, जितने ज्यादा मुश्किलें आ रहे हैं और उसके बाद जो 12-13 बैठों वाले लाइनों की धारकों की पहुंच रही है, तो उससे यहाँ तरह तरह की दुर्घटनाएं हुई है। जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से कहा राजीव जी ने कि जो 3 पद खाली रखे गए हैं वो इसलिए रखे गए हैं कि आगे बहुत से चुनाव आ रहे हैं, उसका गणित भी उसमें बिठाया जा सकता है। क्या यही वजह मानी जाए? नहीं है, आने वाले समय पे उनको भी जल्दी से जल्द हम भरने की को करेंगे। मगर मैं कहना चाहूंगा, आज उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से हमने पिछले 5 सालों में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से कार्य किए, आप देख रहे होंगे ऑल वेदर रोड और तमाम तरह की रोडें, चाहे स्टेट रोड हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे ग्रामीण रोड हो, तो हमने जितने तरह के काम किए हैं वो पटल पर दिखे। उसी का परिणाम है कि आज सुखद अनुभव लोगों को सफर करते हुए होता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आज उत्तराखंड की दृष्टि से ऐतिहासिक दिन है। पोंटा साहिब और बल्लूपुर के चौक में, तो पल्लू चौक से लेके पोंटा साहिब तक माननीय नितिन गडकरी जी ने 1093.01 करोड़ का बजट सैंक्शन किया है फोर लेन के लिए। अब आप देखिए, इस रास्ते से बड़ी दिक्कतें होती थी। अब आने वाले समय में यहाँ से अनेकों पर्यटक जाते हैं, अनेक पर्यटन स्थल है। उत्तराखंड की आर्थिक प्रगति में यहाँ के पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी के दृष्टि आप देखेंगे कि ये जो ये वाला रोड है, ये पंजाब के लिए भी जाता है, हिमाचल के लिए भी जाता है, और आप इधर पर्यटन के क्षेत्र में जाएंगे तो आपके इधर चकराता वाले इस एरिया में जाता है। तो आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। अब आप देख लीजिए, डबल इंजन का ये परिणाम आपको देखने को मिल गया। अभी तो मात्र एक इंजन 2-3 दिन पहले शुरू हुआ था, आज आप देखेंगे डबल इंजन भी स्टार्ट हो गया। अब आने वाले दिनों में उत्तराखंड किस गति से आगे बढ़ेगा, ये आपको 5 साल की दशा दिख गई है इन 3-4 दिनों में ही। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि कल आज दिन भर देख रहा था कि कांग्रेस के तमाम लोग कह रहे थे कि ये 200 रुपए बढ़ाए हैं, कि इससे वृद्धों, ये बुजुर्गों के लिए क्या फायदा मिलेगा। इससे मैं बताता हूं उनको क्या फायदा मिलेगा। उनके जीवन में आर्थिक रूप से 200 रुपए की बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी उनको, क्योंकि दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे हमारे बुजुर्गों के लिए, क्योंकि आज साधन हम मानते हैं, अभी भी वहां पर 22 साल राज्य को हो गए कि वहां पे साधन पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए। मगर अब कांग्रेस को कौन समझाए कि जिन्होंने 2G 3G जीजा जी दामाद जी देखे होंगे, उनके पीछे इतने जीरो लगे हैं। अब उन लोगों के लिए तो इस तरह के 200 रुपए से कोई मतलब ही नहीं है। मगर हमारी दशा और दशा बिल्कुल तय है, जिस प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में इस प्रदेश को कैसे अग्रिम राज्य में ले जाना है। यहाँ पे एजुकेशन के लिए वैसे ही विश्वविख्यात है उत्तराखंड, मगर और जिस प्रकार से हमने अटल आदर्श विद्यालय NCERT का कोर्स उसमें लागू किया है कि सभी छात्र, हमें यहाँ से कोई भी किसी को भी बाहर ना जाना पड़े, यहाँ पे पूर्ण रूप से उनको शिक्षा मिल सके। हमारे समय पे यहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ की प्रतिभा नौजवान जो खेलों के क्षेत्र में बहुत अच्छा अपना योगदान दे रहे थे, मगर यहाँ पर वो इस तरीके का प्लेटफॉर्म ना होते हुए उनको बाहर जाके रणजी खेलना पड़ता था। आप उदाहरण के लिए 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको देख सकते हैं, ऋषभ पंत जी को और मनीष पांडे जी को। मगर हमारी पिछली सरकार ने यहाँ पे रणजी लाई है। अब रणजी के माध्यम से अनेक प्रतिभाएं उभर रही है, जो IPL से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जा रही है। तो हमने तो अनेक क्षेत्रों में कार्य किया है। आने वाले समय में भी आप हमारी दृष्टि पत्र में जितने हमने वादे किए हैं उसको पूर्ण करेंगे। मगर मुझे तो ये हर्ष होता है कि आज भी कांग्रेस उस
मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चक्कर में फंसी पड़ी है, जिसको इन्होंने उपाधि पे हरीश रावत ने पैसे देकर बयान दिलवाया था कि आप इस तरीके का बयान दिलाए। इस बयान से हरीश रावत की पुत्री को तो फायदा हो गया, मगर उन्होंने कहा कि अब उन्होंने खुद स्वीकारा है कि इस बयान से पूरी की पूरी कांग्रेस को नुकसान हुआ है और कांग्रेस मुझे हराने के चक्कर में पूरी कांग्रेस हार गई है। तो मैं तो अभी भी कहना चाहूंगा कि भाई इस तरीके के बयानबाजी और इस तरीके के अनर्गल शब्दों का प्रयोग ना करके आप विपक्ष में बैठने का आपको न्योता दिया है, विपक्ष में आइए, सार्थक भूमिका निभाइए और उत्तराखंड की सार्वभौमिक विकास के लिए आगे बढ़िए। विपक्ष से उम्मीद भी वो कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करिए। और एक स्पोर्ट्स की उन्होंने बात की, रणजी ट्रॉफी की बात की जो आया प्रदेश में, उसकी अगर बात करें तो एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री है रेखा आर्या, उन्होंने भी अब ये बात कही है कि स्पोर्ट्स को पूरे तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा। मैं आ रही हूँ चौहान जी, एक बार सुजाता जी के पास मैं जाना चाहूंगी। कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि स्पोर्ट्स में कोई पहले कुछ कर नहीं रहा था, इनके आने के साथ ही साथ सबकी ट्रेनिंग हो गई और सब खेलने लग गए। इन्हें शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, जिन जिन लोगों के लिए काम करने के लिए हम बैठे हुए हैं, हमें उनके लिए काम करना होता है। मतलब मुस्कान जी, आप मेरे को एक चीज समझाइए कि अगर कोई बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है तो बहुत समय से कर रहा होगा ना, या भाजपा की सरकार के आने के बाद से ट्रेनिंग करा, उसको मौका जरूर मिला इस समय पे, उसका स्वागत करना चाहिए। वो हम सब की आन बान। बीच में मत बोलना, बेसिर की बातें करते हो। डबल इंजन बताते हो। डबल इंजन मालूम है क्या होता है? डबल इंजन का ही कमाल है कि जो आज कांग्रेस की ये हताशा हुई है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो। और आज कांग्रेस इस सदमे में है कि उस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। फेल हो गया, एक इंजन बंद हो गया, तब दूसरा इंजन स्टार्ट होता है। कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, साइंस तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला होगा। तो जो व्हाट्सएप में बता दिया वो बता दिया आप लोगों ने। अब देखिए कि किस तरह की ये बातें कर रहे हैं। अभी तक ये नहीं बता पा रहे कि इस सरकार ने क्या किया। मतलब ये कंटिन्यूएशन में जो सरकार आ रही है, ये 10 मार्च को जनता ने खुद बता दिया कि हमने क्या किया था और क्या नहीं किया था, और कांग्रेस ने क्या किया था क्या नहीं किया था, उसी का परिणाम है कि आज 19 पे। और मैं चैलेंज करता हूँ कांग्रेस को, आपके द्वारा चैलेंज करता हूँ हरीश रावत को, अगर ये खंडन करते हैं कि मुस्लिम अकील अहमद ने कहा है कि भाई मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान मैंने हरीश रावत के कहने पे दिया, मैं चैलेंज करता हूँ कि इस बात का खंडन करे और अपनी पुत्री से इस्तीफा दिलवाए और इस्तीफा दिलवा के वो चुनाव लड़वाए, फिर दोबारा चुनाव लड़वाए। लाल जमानत तब तो गई तो तब बताना। सवाल उठाते रहेंगे। दोनों पार्टियां काम नहीं करेंगे तो इनसे सवाल पूछे जाएंगे। हमारे कामों पे जनता ने मोहर लगा ली है, इसीलिए हमें प्रचंड बहुमत दिया है और इस प्रचंड बहुमत के साथ हम जनता की सेवा फिर से करेंगे। उनको देख लीजिए, सुजाता जी एक बार फिर से आ रही हूँ। जगह के वोटर लिस्ट में नाम है, उनको विधानसभा बनाया इन्होंने। राजीव जी और एक नारी होने के साथ प्रवक्ता मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने नारी चौहान साहब आ रही हूँ मैं आपके पास, उनका समय समाप्त हो रहा है, एक बार उनसे मुझे बातचीत करने दीजिए। राजीव जी, दोनों पार्टियां आपस में इसलिए लड़ती रहती हैं कि दुर्भाग्यवश लड़ने को कोई तीसरी पार्टी उनको नहीं मिलती है। ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा विकल्प प्रदेश में अभी तक उभर नहीं पाया है। और जो मैं बार बार जब मौका मिलता है तो ये बात कहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी में खास तौर से उत्तराखंड हमारे राज्य में केवल चुनाव चिन्ह का, झंडे का और नाम का फर्क है, बाकी दोनों के मूल चरित्र में कोई खास फर्क नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब से राज्य का गठन हुआ, यहाँ के बुनियादी मुद्दे क्या हैं? सबसे पहला मुद्दा है पानी। क्या आप खास तौर से पहाड़ों में घर घर गांव पानी पहुंचाएंगे और पानी का उत्पादन करेंगे? पानी के उत्पादन का मतलब ये है कि जो जल स्रोत हमारे घट रहे हैं, जो जल स्रोत हमारे क्षीण हो रहे हैं, उन्हें आप कैसे बचाएंगे? बुनियादी बात है, लेकिन इस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं है। दूसरी बात यह है कि पहाड़ों से पलायन प्रमुख समस्या है। ये माना जाता था, हम सभी ये मानते थे कि राज्य गठन के बाद। ठीक है, मैं लौटूंगा एक बार फिर से आप दोनों के पास, चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। तो उत्तराखंड में बात कर रहे हैं जिस तरीके से विभागों का बंटवारा किया गया है और उसके बाद किस तरीके से कामकाज आगे बढ़ाया जाएगा, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि एक्शन मोड में पूरे तरीके से जो विभाग है वो आ चुके हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उन्हें का रुख कर लेते हैं। सुजाता पोल जी, आप अपनी बात पूरी करें। जब बांटते हैं तो आप ये देखते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने कैबिनेट जो बर्थ है नहीं है, हम छोटा लेकिन इस वक्त तरीके से जो पिछली सरकार है वही कंटिन्यू कर रही है। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हमारे को जुमलेबाजी करना बंद कर देना चाहिए, कार्य करने की जरूरत है। और अगर प्रचंड बहुमत मिला है इस और कई जगहों पर तो आप देखिए 1000 से कम वोटों से जीते हैं ये, तो ये किससे बोलना चाहिए इन्हें? तो इस वक्त लोगों के लिए कार्य करना चाहिए, लोगों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को समझ। इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता दूं कि अगर ये सब आप बताना शुरू करेंगे कि केंद्र की सरकार योजनाएं है तो इसी के साथ उत्तराखंड राज्य में इस वक्त जहाँ रोड बन रही है मोहंड के पास तमाम सामाजिक कार्यकर्ता खड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे कई पेड़ काटे जा रहे हैं। बड़े बड़े जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी बता रही है 2.5 घंटे में सफर पूरा हो जाएगा, मान लिया सफर पूरा हो जाएगा। तो किसकी जिम्मेदारी है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत करे और जाने की उनकी क्या समस्या है? या अहंकार इतना है कि जो जीतना आएगा वो करेंगे क्योंकि प्रचंड बहुमत मिला है? या आप गुलाम है केंद्र की सरकार के कि जो केंद्र सरकार कह रहा है उसके आगे हम नहीं कह सकते? अब केंद्र की सरकार कर रही भाई, अब तो वो कह रहे हमें तो करना पड़ेगा। अब सामाजिक कार्यकर्ता गए भाड़ में, हमारे वन गुज्जर गए भाड़ में, और जो हमारे अपने राज्य के लोग हैं वो कुछ भी कहते रहे। अब हमें सुनने की जरूरत है। उधर आप बात करें चारधाम रूट की, तो आपको पता ही है ना कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और कितनी उस पर जद्दोजहद हुई है। पता है या नहीं पता? नहीं पता इनको कहीं थोड़ा पढ़ लिख के आया करें। तो सच्चाई ये है कि जितनी इनकी योजनाओं के बारे में अभी के गिना रहे हैं ना, ये सारी योजनाएं केंद्र की है। आप मुझे बताइए मुस्कान जी, आज आप डिबेट किसके बारे में कर रही? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार में जिन मंत्रियों के पास जो पोर्टफोलियो उनको दिया गया है, हमें तो ये देखना है कि वो कैसे कार्य करें। मैं आपको बार बार एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि उपनल के माध्यम से और सीआरटी के माध्यम से जिन लोगों को कोविड वॉरियर के तौर पे रखा गया या अन्य कई कामों के लिए रखा गया, उनको अचानक से एक लिस्ट पकड़ा दी गई। तुम्हारी जो सर्विसेज है वो 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाएगी। ये देखिए इन्होंने कब किया? रिजल्ट आने के बाद, अस्पताल बन जाने के बाद। तो क्या ये सही है? और तमाम लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई गैस का सिलेंडर जो है ना वो 1000 रुपए के पार हो गया पहाड़ों में, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गैस सिलेंडर अगर महंगा हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये मुख्तार अब्बास नकवी पहले बताते थे गैस सिलेंडर का दाम जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। ये तो केंद्र सरकार कर रही है, इनके हाथ में तो कुछ नहीं है कि तारीफ को कम कर दे या जनता को किसी तरह से आप कोई रिस्पाइट दे, नहीं दे पा रहे। और इसके बाद रोड मैप नहीं है, क्योंकि ये गुलाम सरकार है तो केवल वो करेगी जो मोदी सरकार कह रही है। इसीलिए तो आज दामिनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। एक बिल को कैसे पास कराया जाता है मुस्कान जी, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ और भाजपा के प्रवक्ता भी जानते हैं। उसको पास कराने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करा जाता है। आगे इनको भी देखना पड़ेगा कौन से तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। अनुपमा रावत बैठती है विधानसभा में कि भाई मेरे वोटर्स को तो प्रताड़ित करा जा रहा है कि उन्होंने मुझे वोट किया। अरे अलग अलग जगहों पे अलग राज्यों में आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बंगाल की, वो उत्तर प्रदेश, अपने राज्य को देख दो। अरे भाई विपक्ष को जिंदा नहीं रहने देना चाहते और कहते हो विपक्ष हमारे साथ आ जाए। भाई इस तरह से ठीक है सुजाता जी, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। जहान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं और इसी के साथ ये जवाब भी दीजिएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई कार्य योजना नहीं है, 100 दिन की कार्य योजना पर काम कर रही है। आप बीजेपी करेगी आगे, तो वो 100 दिन की कार्य योजना में कुछ बता दीजिए किस तरीके के काम होंगे। उसके बाद मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा। अगर ये जो 5 स्टार के एसी के जो कमरों में बैठे हुए कांग्रेसी है ना, बाहर आएंगे ना, तब ये धरातल की स्थिति समझेंगे कि बीजेपी ने किस प्रकार से कार्य किया और क्यों इतना बड़ा मैंडेट मिला है। इनको एक इतना बड़ा सदमा लग चुका है, उस सदमे से बाहर आना नहीं चाहते। दूसरा, इन्होंने मोहंड की बात करी। अगर ये बाहर निकले अपने एसी के कमरों से तो इनको पता चलेगा कि मोहंड में पहले सिग्नलिंग की कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। हमारे राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी
श्री अनिल बलूनी जी ने ये पहल करी और आज वहाँ पे कार्य गतिमान है और आने वाले दिनों में वहाँ पे जो सिग्नलिंग की प्रॉब्लम थी वो भी खत्म होगी। ये मौन की बात हो गई। अब विषय आता है अनुपमा रावत। अनुपमा रावत ये कह रही है कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ना की जा रही है और उधर उन्हीं के पिताश्री कहते हैं कि भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस का कार्यकर्ता इस प्रकार बूथ पर खड़ा हुआ था कि हरीश रावत को कैसे हराया जाए। अब तो इनके कार्यकर्ताओं की कौन प्रताड़ित कर रहा है ये खुद ही तय कर ले। और किसी भी पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो अपनी पार्टी को जिताने के लिए खून पसीना बहाता है, रात दिन जग के वो ये करता है। आप ये देख लीजिए कार्यकर्ताओं के ऊपर किस प्रकार ये हाथ का टिकरा फोड़ना चाहते हैं और आपसे छुड़ना चाहते हैं। दूसरा, जिस प्रकार की ये इन्होंने बात करी नारी की, मैं नारी शक्ति की बात करूंगा मैं। हमने कहा था कि भाई इस प्रदेश को बनाने में नारी शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जब हमारी सरकार आएगी हम उनको महत्वपूर्ण स्थान देंगे। आज उत्तराखंड नई सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है 2022 के अंतर्गत। आप ये देखोगे पहली बार उत्तराखंड के स्वर्णिम इतिहास में कोई अध्यक्षा विधानसभा की अध्यक्षा बनी है और एक सैनिक पुत्री, एक सैनिक बहुल राज्य है और सैनिकों के पुत्रियों को आज सबसे बड़ा सम्मान किसने दिया? भाजपा की सरकार ने, हमारी सरकार ने ही। मैं आ रही हूँ आपके पास। चौहान साहब, एक सुजाता जी का सवाल था, उसका जरूर जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कार्यों की बात हो रही है, राज्य सरकार के कार्य बताएं आप। केंद्र सरकार ने जो किया वो तो कर ही रहे हैं, केंद्र सरकार तो करेगी, राज्य सरकार का बताएं। कार्य योजना अगले 100 दिन की बता दें। देखो, राज्य सरकार ने अपना दृष्टिपत्र लाया है जिसका सभी ने अध्ययन किया है। सभी ने कहा है कि उत्तराखंड की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए बहुत ही अच्छा दृष्टिपत्र बना है। उस पर हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। कॉमन सिविल कोड के लिए हमने पहली मंत्रिमंडल की बैठक में उसको लागू करवाने के लिए उसके लिए अनेक तरह के सामाजिक संगठनों से बात करना शुरू कर दिया है, जुडिशरी से बात करना शुरू कर दिया है। दूसरा, अभी देखे होंगे कि जिस प्रकार से रोड मैप रखा राज्यपाल महोदय जी ने कि सरकार को किस तरफ बढ़ना चाहिए, सरकार उस तरफ बढ़ रही है। हमने बुजुर्गों की और दिव्यांगों को किस प्रकार उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। अब कांग्रेस को मैं पहले भी आपने बता चुका हूँ, पहले वक्त में कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा, जिन्होंने 2G 3G जीजाजी दामाजी के पीछे इतने जीरो देखे हैं कि उनके 200 से उनको कुछ पता ही नहीं है। और फिर उन्हें दर्द ये भी होता है कि इन्होंने किस प्रकार से उनके हित में ऐसा कर दिया है। हमारा तो सीधा सा तय है कि आने वाले सरकार ने खेल की बात करी है, बड़ी बातें कर रही थी कि यहाँ की प्रतिभा, अरे हमने यहाँ की प्रतिभा को समझा तभी यहाँ पर रणजी को लाया है और यहाँ पर खेल के आज वो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। IPL से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जा रहे हैं, उत्तराखंड का मान ग्लोबल भारत से लेकर विदेशों तक बढ़ा रहे हैं। इनको इससे बड़ी चोट पहुंची क्योंकि उनका कोई भी सरोकार उत्तराखंड के उससे नहीं, क्योंकि उत्तराखंड तो बनाना नहीं चाहते थे। मगर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जब केंद्र में सरकार आई, उन्होंने सोचा जिस प्रकार यहाँ की नारियों ने बलिदान दिया, अपने पुत्रों का अपने आप बलिदान और छातियों पे गोली खाई है, उन्होंने अपने सीने पे गोली खाई है, तो इनकी पीड़ा को कौन समझेगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी पीड़ा को समझा और इस राज्य को बनाया। इस राज्य को बनाया ही नहीं, बल्कि यहाँ को विशेष राज्य का पैकेज दिया और विशेष राज्य को औद्योगिक पैकेज दिया। और ये राज्य का विशेष राज्य दर्जा किसने खत्म किया? कांग्रेस की सरकार ने। और ये देखो, इनका कोई सरोकार नहीं है ना इनके पास। आज ये देखो कांग्रेस की ये अपनी बात रखिएगा, इस तरीके से जनता का भी समय व्यर्थ होगा और एक दूसरे की बात भी हम नहीं सुन पाएंगे। मैं आ रही हूँ सुजाता जी आपके पास, मात्र 2 मिनट में आ रही हूँ, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। चौहान साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, हमने तो यहाँ की नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए आप देखे आज देखा रही हो कितने अच्छे विभाग दिए हैं और श्रीमती रितु खंडी जी को अध्यक्षा बनाई है। वो आज विधानसभा में अध्यक्षा के रूप में एक उत्तराखंड की नारी के रूप में प्रतीक बनी है कि भाई नारी का बीजेपी ने क्या योगदान दिया है उनको। दूसरा, हमने देखा कि भाई जब यहाँ पर कोविड आया था तो कांग्रेस की ये नहीं पता था कि कांग्रेस का है। हमने अनेक तरह के सामाजिक संगठनों के साथ कार्य किए, चाहे वो रसोई घर स्टार्ट करने का हो, चाहे मेडिसिन पहुंचाने का हो, चाहे ऑक्सीजन पहुंचाने का हो, किसी को एम्बुलेंस की जरूरत हो, किसी को दूध की जरूरत हो। और उसके बाद हमने जिन्होंने अपने माता पिता को खोया उनके लिए वात्सल्य योजना चलाई। उस वात्सल्य योजना के अंदर उनके पढ़ाई से लेके जब तक उनका नौकरी नहीं लग जाती तब तक उनका हमने देखभाल की, हमने कार्य किया। चौहान साहब, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में सुजाता जी। योजना राज्य सरकार की योजना है, महालक्ष्मी योजना भी राज्य सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी यहाँ की योजना है। तो ये सब योजना यहाँ की योजना है और कहाँ की योजना है?
अब इन्हीं योजनाओं के आधार हम कार्य कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जितनी भी सड़कों का निर्माण करेंगे वो राज्य सरकार करेगी। यहाँ के मंत्रीगणों के पास जिसके पास है वो करेगी। तो हम तो कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार है और कर भी रहे हैं, बड़े तेजी से कर रहे हैं। 100 दिनों का रोड मैप तैयार है हमारा कि 100 दिनों में किस प्रकार कार्य करेंगे और उसकी जवाबदेही होगी, और जनता के बीच में जाके अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। हम कांग्रेस को तो ना दिखाएंगे रिपोर्ट कार्ड, कांग्रेस को तो। ठीक है सुजाता क्या जी। नाम है, चौहान जी या पांडे जी? चौहान साहब, सत्यवीर चौहान जी चौहान जी। चौहान जी से मेरा एक सवाल है, और वो सवाल है कि ये जो आपने घटियारी योजना बनाई उसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिए, जनता को ये समझ में मैं नहीं बताना आया। चाहूंगा आपको। मैं आ रही हूँ चौहान साहब, जवाब तो तभी देंगे, सवाल पूछे सुनेंगे। अच्छा, तो ऐसा है कि उससे आपने कहा कि महिलाओं को अब घास काटने नहीं जाना पड़ेगा, उनको काम से बहुत सस्ती दरों में घास मिलेगी। तो पहली बात, उन्हें जो मुफ्त में मिलती थी अगर वो खरीदने जा रहे हैं तो उनको क्या घास से पैसे भी देंगे आप? दूसरी बात, आपने इस सस्ती घास को देने की बात करी, उसके बाद आपने महिलाओं को घास काटने के लिए ही औजार दे दिए। तो वो अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो वो औजार किससे है? वो घास भी काटेंगी और खरीदेंगी भी। मतलब आपको अगर कुछ समझ में आया हो इसमें तो अवश्य बताइए, मेरा ये सिंपल सा सवाल है। चौहान साहब। घसियारी योजना का उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। मैं कहना चाहूंगा भाई कांग्रेस को तो बड़ी पीड़ा है इन सब योजना से, जिससे कि नारी शक्ति मजबूत हो। मेरा प्रश्न पूरा सुन लीजिए पहले, मेरा उत्तर पहले, मेरा आपने प्रश्न किया तो उत्तर सुनने का भी मादा रखा करिए, उसके बाद अपना प्रश्न रखिए। या तो आप ही बोल लीजिए या मैं ही बोल लेता हूँ। इस प्रकार से अगर आप करोगे तो ना कोई सुन पाएगा ना किसी को सुन पाएगा। जवाब घसियारी योजना, जी जी एक बार सुन लीजिए चौहान साहब। घसियारी योजना का अगर मैं कहना चाहूंगा, जब ये घसियारी योजना आई तो कांग्रेस के ही कुछ ऐसे नेतागण थे जो छुपे छिपे बोलते थे कि यार इन्होंने इतना महत्वपूर्ण कदम उठा दिया है, जिससे कि यहाँ की पहाड़ों की नारियों को जो घास के लिए दूर दराज क्षेत्रों में जाती है और जो उनके पशुओं के लिए दूध से उनका आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती है, उनके लिए पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। अब इनको पीड़ा ये हो रही है कि उनके अगर इस तरीके की उनके लिए योजनाएं लाई जाती है तो इनको पीड़ा हो रही है। अगर उनके पशुओं को अगर इस अनेक चौहान साहब सीधा सवाल है, सीधा सवाल है कि जिसको ये जो पशुओं के जो चारे की जो दिक्कत होती थी और पौष्टिक आहार की जो कमियां होती थी, हमने उस कमी को दूर करने के लिए घसियारी योजना का लाया। अगर कम से कम एक बार उसका अध्ययन तो करें, ये अध्ययन करने के बाद बोले कैमरे के सामने आके, बिना अध्ययन करे आ जाते हैं, तभी तो इस तरह के प्रश्न उठेंगे। कैमरे के पीछे इनके कुछ प्रवक्ता, कुछ नेता। मैं आ रही हूँ एक बार फिर से आप दोनों के पास, एक बार फिर से आ रही हूँ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, आप ही से शुरुआत एक बार फिर से करूंगे। जिस तरीके से सुजाता पॉल जी ने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सीधा सा जवाब एक बार फिर से दे दीजिए जल्दी से, कम शब्दों में, समय भी मेरे पास कम है। मैं कहना चाहूंगा हम तो उत्तराखंड के आर्थिक उन्नति के रूप में आगे बढ़ चुके हैं। पिछले 5 सालों में भी आपने देखा होगा जिस प्रकार से यहाँ पे हमने धरातल पे कार्य किए। आप देखा अगर देहरादून से नजदीक ही जाओगे, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, क्या कह रहे, घसियारी योजना के बारे में पूछ रही थी, वो बता दें। मैं घसियारी योजना के बारे में कह रहा हूँ कि जब ये नेता तो जवाब चंद्रा होते सबसे बोलते कितनी अच्छी योजना इन्होंने लाई है। आप ये देखोगे पौष्टिक आहार अगर पशु के लिए मिल रहा है जिससे उसके दूध से वृद्धि हो और वहाँ की नारियों स्वावलंबी हो सके, उस दूध को अब बेच के, तो तभी इनको दिक्कत होती है। पौष्टिक आहार एक बहुत जरूरी होती है पशु के लिए, ठीक है। अब पौष्टिक आहार उनको मिल रहा है। उन्होंने पूछा कि आपने आखिर हथियार क्यों दिए, औजार क्यों दिए, उन्हें बस ये बता दें, औजार किस लिए दिए गए महिलाओं को? उस योजना के अंतर्गत इतने व्यापक रूप से उसके अंदर कार्य दिए गए हैं कि जिससे उसके लिए आवश्यक है। अब इनको वो समझ में नहीं आएगा, कभी इन्होंने घास तो काटा नहीं, क्योंकि इन्होंने 2G, 3G, 4G इन सब में मस्त रहे हैं। मतलब घास काटने के लिए दिए गए वो औजार, अब इनका वास्ता होता है उन सब चीजों से, तब ये समझते हैं कि हथियार काम आते हैं। जो पशुपालक होता है उसके लिए होता है,
भाइयों मुस्ताजी उन औजारों को पूरा किट देखा है मैंने, उसमें घास काटने के लिए तरापी दे रखी है। इनसे बता दीजिए, इन्होंने देखा नहीं एसी कमरे से बाहर निकल के आए और देखिए कि किया क्या है। हमारा कारोबार तो वही जेल में आप करने वाले से भी है। साहब, अपनी योजना के बारे में शायद आपको ज्यादा जानकारी है नहीं। सुजाता पॉल जी बता रही हैं आपको, जरा सुन लीजिए सुजाता जी। जी देखिए, उसमें एक रस्सी भी है और उसमें बहुत सारे औजार, मतलब 3-4 औजार उसमें तरापी भी है। तो तरापी तो घास काटने के लिए होती है, इन्होंने कभी घास काटने का ऐसे पता नहीं है। लेकिन अगर दुकान खोली है तो औजार महिला को कोई औजार नहीं है मुस्ताजी, इसीलिए तो कह रही हूँ इस सरकार को पता ही नहीं क्या करेगी। मनोबल टूटा है, उस मनोबल को बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। हमारे ऊपर ध्यान न देके हमारी योजनाओं पे ध्यान न देके हमने तो भाई इसका विस्तारीकरण सांसद, अगर विपक्ष आपकी योजनाओं पर ध्यान नहीं देगा तो कौन देगा? और बताएं, विपक्ष आपको आईना नहीं दिखाएगा तो और कौन दिखाएगा? पिछले 5 सालों में मुद्दा पर इन्होंने अपना विपक्ष का रोल पिछले 5 साल छोड़िए, आप 2 सीएम बदले हैं, सीएम बदले गए हैं पिछले 5 साल में, 2-3 नए सीएम मिले हैं। फिलहाल अगले 100 दिनों की सुनिए अगले 100 दिनों की कार्य योजना एक बार फिर से जल्दी से बता दीजिए, कम शब्दों में, और वही बताइएगा जो सरकार करने वाली है 100 दिन में। 100 दिन में सरकार जो धरातल पे कार्य होने हैं उसी पे कार्य करेगी। कौन से कार्य होने हैं वो तो बताइए, कार्य पूछ रही हूँ मैं आपसे। आप सुन लीजिए, वात्सल्य योजना थी, उसके अंदर जिस प्रकार से वहाँ पर कोविड में जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है उनके संरक्षण के लिए जिस प्रकार की योजना को चलाई है उसको सार्थक रूप से चलाएंगे। महालक्ष्मी योजना हमने जो चलाई थी जिसमें गर्भवती महिलाओं के लिए हमने प्रावधान किया था कि उनको क्या क्या देना चाहिए, हम उसको सुचारू रूप से चलाएंगे। जो हमारे धरातल पे जो जैसे जिस प्रकार से भी माननीय गडकरी जी ने बल्लू से कोटा साइड के लिए 4 लेन का एक्सप्रेस वे के लिए किया है, उसको हम किस प्रकार से गलत दे सके और किस प्रकार का सहयोग कर सके, इसके ऊपर हम कार्य करेंगे। चीजों में रह रहे ग्रामीणों के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए सड़कों के लिए वो करेंगे। हम तो तमाम ठीक है, समय समाप्त हो रहा है चौहान साहब, ठीक है, समय समाप्त हो गया है। सुजाता जी मात्र 2 सेकंड में प्लीज, 15 सेकंड में अपनी बात जल्दी से खत्म करिएगा। देखिए, सच्चाई ये है मुस्कान जी कि आपको ये एग्जाम्पल सामने दिख गया कि मैं धरातल पे जो योजना है उसको देख के आई हूँ, महिलाओं से बातचीत करके आई हूँ, उनकी समस्या को समझ चुकी हूँ। लेकिन आने वाले समय में आपने भले ही लोगों को कहा, ठीक है चौहान साहब, जी सुजाता जी, मीडिया तो आपको राशन नहीं मिलेगा, ये सब बातें आपने कुछ भी कही हो, लेकिन अब जरूरत है कि जो बच्चे हमारे नौकरी मांग रहे हैं, जिनको आप निकाल रहे हैं उनको निकाले ना। और दूर अस्पताल में बैठे हुए हमारे जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा है, जगह जगह पे आप निकाल, कम से कम उनके साथ ही अन्याय ना करे, ये मेरा निवेदन भी है, लेकिन ये मेरी मांग भी है। और अगर आपने सुना नहीं तो ठीक है, समय इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से अगले 100 दिन की कार्य योजना जल्द ही जारी हो जाएगी धामी सरकार की, और 100 दिन में क्या क्या कार्य होंगे मंत्री भी उसके लिए तैयार हैं, और पूरे तरीके से वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर इस बार 0 टॉलरेंस अपनाई जाएगी और स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। तमाम तरह की बातें कैबिनेट मंत्रियों ने कही है, लेकिन 100 दिन में क्या कार्य योजना होगी और उस पर किस तरीके से कार्य होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।